हेलो। आज हम लोग फिजिक्स के एक चैप्टर्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज जो मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, उस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है और चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। केवल आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अगली क्लास में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग और कूलम्ब्स लॉ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब सिंपल ये है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ अ चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई चार्ज यदि रेस्ट पर है तो उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होगा, उसी की जो स्टडी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से जानेंगे। जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज ये बोलना क्या चाह रहा है। मतलब जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वो अपने क्या क्या प्रभाव डालेगा स्पेस पर, उसी की जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। ठीक, अब बात यहां पर यह आती है कि हम इफेक्ट ऑफ चार्ज की बात करें। अब इफेक्ट ऑफ जो चार्ज की बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है, एग्जैक्टली ये चार्ज होता क्या है। तो अब चार्ज क्या होता है कि हमको ये मालूम है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होता है तो इससे चार्ज कैसे आया। तो अब हम ये मानते हैं कि किसी एटम में यदि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यदि किसी एटम में आ जाता है तो वो एटम ना बोल के हम उसको चार्ज की बात करते। जैसे हम यहां पर बात करते हैं, जैसे मान लो सोडियम, हमने सोडियम की बात की तो सोडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां पर होता है ये दो इलेक्ट्रॉन और ये इसकी एक आखिरी ऑर्बिट। ठीक, तो ये 281 का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसा। ठीक है, अब दूसरा मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है ठीक है, ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये क्लोरीन है, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से हम ये मानते हैं कि जिसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो जाता है, राइट। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 7 इलेक्ट्रॉन ना लेके एक इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर सकता है, और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करके ये इजिली एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो यदि इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो 28 होगा और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 288 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये सोडियम एक आयन बन गया, एक चार्ज बन गया जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज एज एन एग्जांपल। तो इलेक्ट्रिकली कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ही यही है कि अब भैया ठीक है, वो
बेसिकली उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया या किसी दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो ऑटोमेटिकली वो एक चार्ज कहलाएगा। तो अब यदि क्लोरीन, तो यहां पर ये क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये क्लोरीन को मैं बोलूंगा एक नेगेटिव चार्ज। मतलब इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का आना मतलब एक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये होता है आपका चार्ज, ठीक। तो अब इसी चार्ज की हम स्टडी करेंगे आने वाले समय पे। जब ये चार्ज रेस्ट पर होगा तो इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, इसी पे हम स्टडी करने वाले, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, ठीक। अब इस चार्ज के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं। अब क्या क्या हो रहा है चार्ज के साथ में थोड़ा सा देखेंगे आप। अब यहां पर ठीक है, अब यहां पर एक एटम, ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है कि ये तो बाहर निकलेगा नहीं, जो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो भी आएगा एटम के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। तो इसका अपना एक मास है m, इसका अपना एक मास है, ठीक है, ये इसका अपना एक मास है m, और ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम यहां पर ये मान रहे हैं कि न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मान लेते हैं कि इस न्यूट्रल एटम से यहां पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज बना। तो नेगेटिव चार्ज बना तो हमने मान लिया कि इसका जो मास है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया इसका मास m डैश है। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है, ठीक है। मतलब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कम हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम हो गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो पॉजिटिव चार्ज बन गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब इतना मास कम हो गया। तो न्यूट्रल एटम से इतना इलेक्ट्रॉन यदि निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना मास कम होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां से निकलेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इतना मास कम होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मास होगा वो न्यूट्रल एटम ऑफ मास से कम होगा, राइट। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है। अब यहां पर फिर आते हैं कि हमने यहां पर बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, प्रोटॉन तो नहीं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा। तो अब जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इट मींस दैट इट विल बी द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब लेट सपोज इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन इस एटम पे, न्यूट्रल एटम पे ऐड हो रहा है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देन व्हाट, if one of the electron is added, it means the 9.1 into 10 power minus 31 kg mass will be increased, ठीक है। अब यदि 2 होगा तो 2 टाइम्स ऑफ इतना मास इंक्रीज होगा। तो लेट सपोज कि इतने m डैश मास है, तो ये m डैश मास विल बी ग्रेटर देन m, मतलब न्यूट्रल एटम जो होगा उसके मास से इसका मास ज्यादा होगा। तो इससे एक सीधा सीधा कंक्लूजन तो हमारा निकल गया कि जब भी एटम चार्ज होता है, मतलब जब चार्ज होता है तो उसका मास चेंज हो जाता है। ऑन चार्जिंग द मास ऑफ अ
body will be changed, either it may be increase or decrease, पॉजिटिव हुआ कम हुआ, नेगेटिव हुआ बढ़ गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटम्स। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज द नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, ठीक, ये आपने जान लिया, ठीक है। अब इनमें भी चार्जेस की प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो दो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो हर समय एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। टू सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपल्स टू ईच अदर, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। आगे जाके जब हम इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इंडक्शन कंडक्शन के बारे में, हम मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में जब जानेंगे तब ये जानेंगे कि दो सिमिलर चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आगे के उसमें बात करेंगे, राइट। अब ये हो गया चार्ज की इतनी इंफॉर्मेशन। अब दूसरी चीज यहां पर हम आते हैं कि चार्ज जो है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी तो डेफिनेटली इट मस्ट हैव सम यूनिट, है ना। अब यदि ये फिजिकल क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसका कुछ यूनिट तो होगा, ठीक है। अब वी नो दैट the rate of flow of charge is called the electric current. The rate of flow of charge is called the electric current. So this electric current is nothing but it is the rate of flow of charge. This is the electric current का ये definition है, rate of flow of charge is called the electric current. तो what is it? This is charge, this is time. तो charge is equals to I into dt. तो this is charge is equals to current into time. This is charge is equals to current into time. अब current का unit is ampere and time का unit is second. तो this ampere into second is nothing but it is called coulomb and it is represented by capital C and this is the SI unit of charge. This is the SI unit of charge, right? So this is the unit of a charge. So charge is a physical quantity. तो physical quantity तो इसलिए इसका SI unit coulomb होगा, right? दूसरा ये तो SI unit हो गया। अब CGS unit, अब चार्ज का CGS unit क्या होता है? अब CGS unit को हमने दो तरीके से डिफाइन किया, एक होता है ESU, एक होता है EMU। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम स्टेट कूलम भी बोलते हैं और EMU को हम एब कूलम भी बोलते हैं, राइट। तो ये स्टेट कूलम मतलब CGS यूनिट ऑफ अ चार्ज इज ESU और EMU या फिर स्टेट कूलम या एब कूलम, ये हम इसको बोलते हैं। अब देयर इज अ रिलेशन कि भाई स्टेट कूलम और कूलम में रिलेशन क्या है, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 power 10 ESU और स्टेट कूलम, ESU और स्टेट कूलम, राइट। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 power 10 ESU और स्टेट कूलम। अब एब कूलम क्या होता है, व्हाट इज एब कूलम? तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 power 10 ESU और स्टेट कूलम इज इक्वल्स टू 1/10 एब कूलम, 1/10 एब कूलम और EMU, राइट। तो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ अ चार्ज, तो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ अ चार्ज। तो SI unit is coulomb and CGS unit is ESU or EMU. So this is the relation between the CGS unit of a charge and SI unit of a charge. Now the dimension formula of a charge
dimension formula. Now the current is represented by capital A dimensionally and time is represented by T. So this AT is the dimensional formula of a charge. Is it clear? This is the basics of a charge. Now the next, इसमें अब इसका प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ अ चार्ज, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ अ चार्ज, ये सीजीएस ऐसा ही होता है, तो वैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होता है। तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज आर एम्पियर इनटू आवर, दैट इज 3600 कूलम. This is ampere into hour. This is 3600 coulomb. And the Faraday is also the unit. This is one Faraday is equals to 9655 coulomb. 96500 coulomb. So these are the practical unit of a charge. And remember one thing, the Franklin, और इसको नोट कर लेना आप लोग, फ्रैंकलिन और ESU of a charge is the smallest unit of a charge, right? That is the straight coulomb. तो 1 ESU, तो ESU को हम लोग फ्रैंकलिन भी नाम बोलते हैं. तो फ्रैंकलिन is the smallest unit of a charge while Faraday is the biggest unit. तो याद रखिए कि फ्रैंकलिन जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है. फ्रैंकलिन मतलब एसी ऑफ यूनिट जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होगा और फैराडे जो होगा वो सबसे बड़ा यूनिट होगा. इज इट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड द प्रैक्टिकल यूनिट, राइट? देन नेक्स्ट, अब पॉइंट चार्ज. व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज तो ये याद रखो आप, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो पूरा पॉइंट चार्ज के ऊपर में बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कूलम लॉ के ऊपर बेस्ड होगा आगे चल के, और कूलम लॉ जो है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है. इसलिए पॉइंट चार्ज क्या होता है ये हमको मालूम होना चाहिए. तो आप इसका डेफिनेशन को नोट कर लो. अ फिनाइट चार्ज, अ फिनाइट साइज बॉडी में behave like a point charge if it produces an inverse square electric field, right? A point charge, a finite size body may behave like a point charge if it produces an inverse square electric field. तो ये होता है पॉइंट चार्ज. मतलब जो पॉइंट चार्ज, कोई भी फिनाइट साइज बॉडी एक पॉइंट चार्ज हो सकती है. कब हो सकती है? कि जब वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करे. तो इनवर्स स्क्वायर रूल आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², राइट? तो ये रूल को फॉलो करने वाला कोई भी फिनाइट साइज बॉडी जो होगा वो पॉइंट चार्ज हो सकता है. ठीक है? तो अब ये एक स्फीयर है, तो इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि ये एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर है. ठीक है? ये आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर जो है एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव यदि काफी दूर पर और या तो फिर स्फीयर के बड़े करीब यदि फॉलो कर रहा है, तो ये स्फीयर जो है ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव कर सकता है. इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर रूल. ये इनवर्स स्क्वायर रूल को ये फॉलो करना चाहिए. ये चीज आप ध्यान में रखो. अ फिनाइट साइज बॉडी में बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज इफ इट प्रोड्यूसेस एन इनवर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम लोग आगे सेशंस में पढ़ेंगे. ठीक है? तो अब यहां पर नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज.
अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड की बात करता है। जहां पे मैग्नीट्यूड होता है वहां पे हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वहां डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर में ऐसा डायरेक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, तो स्केलर, तो चार्ज स्केलर। चार्ज स्केलर का मतलब क्या है कि मान लिया कि इस बॉडी में 5 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब इस बॉडी में 5 कूलम का चार्ज है, मैंने बाहर से इस बॉडी को और 10 कूलम का चार्ज दे दिया, तो अब इस बॉडी में जो टोटल चार्ज हो गया वो 15 कूलम हो गया। अब टोटल चार्ज 15 कूलम हो गया, मतलब डायरेक्ट एडिशन हुआ, है ना। अब मान लो कि इस बॉडी को मैं -15 कूलम का चार्ज दे देता हूं, तो अब पहले से +15 है, अब बाहर से -15 कूलम दे दिया, तो -15 कूलम दे दिया, तो अब ये बॉडी न्यूट्रल हो गई, 0 कूलम हो गया। तो डायरेक्ट चार्जेस को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए चार्ज जो है ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल का मतलब यह है कि कोई भी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट पे लाते हो आप, तो जो अनचार्ज बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है। अब कांटेक्ट में कैसे लाओगे आप कि ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अब यदि ये दोनों चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को बहुत क्लोज लाए, बट हम दोनों को टच नहीं कर रहे, ठीक है, लाए बहुत क्लोज लेके आए और इसको हटा दिए, तो देखा इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, ठीक है। हम आगे जाके कंडक्शन इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि टच नहीं करने से क्या होता है, टच करने से क्या होता है। तो दो तरीके से यहाँ पे चार्जिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब जो हो रहा है, ये अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी। अब मैंने इसको बहुत करीब लाया लेकिन दोनों को टच नहीं किया, तो देखा यदि इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव आ गया, तो चार्ज ट्रांसफर हो गया इस बॉडी से इस बॉडी, ठीक। अब इसको टच कर दिया, अनचार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को मैंने टच किया, फिर अलग किया, देखा इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव आ गया, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने बात किया कि चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसका एग्जिस्टेंट होगा, एग्जिस्टेंस होगा। इसका मतलब यदि बॉडी चार्ज है तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास होगा। विदाउट मास, है ना, मतलब देखिए क्या होता है कि कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती तो उसका डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही मतलब उसका मास। चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डेफिनेटली मास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का मास है तो उसमें चार्ज होगा, ठीक है। अब मैं ही खड़ा हूं, मेरा मास है तो मुझ पे चार्ज नहीं है, राइट। अब ये टेबल का मास है, अब इस टेबल के मास में यदि मैं चार्ज दे दिया, मैंने पॉजिटिव दे दिया या इसको नेगेटिव दे दिया, तो डेफिनेटली इसका मास बदल जाएगा, ठीक है। या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ चार्ज आप कैसे कर रहे हो, स्पेक्ट नेचर ऑफ चार्जिंग इस पे आप कैसे कर रहे हो। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, तो अ चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब ये याद रखो कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। दूसरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। अब चार्ज इज कंजर्व का मतलब यह है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना चार्ज को आप बना सकते हो, ना चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एक रेडिएटिव इक्वेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक यूरेनियम है 92, राइट। यूरेनियम 92 238, ये एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन है।
इससे एक थोरियम निकला, दिस इज 90 एंड दिस इज 234 प्लस हीलियम 42, दिस इज अल्फा। हीलियम के लिए हम अल्फा की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 92, यहां पे कितने हैं 90, ये कितना है 2, टोटल कितने हो गए 92। तो चार्ज पहले जितना था अभी भी चार्ज उतना ही है, तो चार्जेस कंजर्व। और थोड़ा सा एग्जांपल आपको देखना है, तो लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन, ठीक है। तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन पढ़ा था आपने लास्ट ईयर, कहां पे पढ़ा था, एनर्जी मास इक्विवेलेंस में पढ़ा था। उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वहां पे भी वो भी एक एग्जांपल चार्जेस कंजर्व का मैं बोल सकता हूं, राइट। दूसरी चीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक। अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि जो चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं करती। जो चार्ज की जो क्वांटिटी होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं करती है। मान लिया कि इसमें 5 कूलम का चार्ज है। अब यदि ये पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये जा रहा है तो कुछ ही थोड़ी देर के बाद मैंने इसको रोक के इस पे चार्ज यदि मेजर करूंगा तो ये 5 कूलम का ही होगा। तो चार्ज डज नॉट depend on the velocity. The quantity of a charge does not depend on the velocity. यदि velocity पे डिपेंड करता तो कोई भी एटम न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो यदि वो घूमते हैं तो सीधी सी बात है, यदि घूमते हुए उनका चार्ज का क्वांटिटी चेंज हो जाता तो वो कभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता, राइट। तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, तो ये हुआ। नेक्स्ट, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब यहां पर यह है कि मान लिया कि ये चार्ज जो है ये रेस्ट पर है,